सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस फॉर ऑल अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जाम, जिसमें एम्स, ईएसआईसी और बहुत सारे सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के आपके फार्मासिस्ट एग्जाम होने वाले हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम प्रिपेयर करते हैं। देखिए, बहुत मेहनत करके अलग अलग जगह से आपके लिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस लाने की कोशिश करते हैं। तो अच्छे से जो आपको समझाया जा रहा है, हर एक क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से सुने, बहुत बेनिफिट होगा आपको इससे अपने आने वाले एग्जाम्स में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा, देखिए, हाउ मच ड्रग रिमेन इन द बॉडी आफ्टर 4 हाफ लाइफ। तो 4 हाफ लाइफ के बाद कितनी ड्रग जो है बॉडी में रह जाती है रिमेनिंग। परसेंटेज आपको अलग अलग दी गई है। आंसर है इसका ऑप्शन ए 6.25%। अब देखिए, यहाँ पर आपको जो समझाया जा रहा है वो अच्छे से आप समझेंगे। हाफ लाइफ क्या होती है? ऐसा टाइम पीरियड होता है जब 50% ऑफ ड्रग जो है हमारी बॉडी से इलिमिनेट हो गई रहती है। मान लीजिए आपने 100 मिलीग्राम ड्रग आपने ली है, तो उसमें से 50 मिलीग्राम जो है वो इलिमिनेट हो गई है और सिर्फ 50 मिलीग्राम ही रिमेनिंग है। तो इस टाइम को कहा जाता है हाफ लाइफ। ये हो गया देखिए 1 हाफ लाइफ के बारे में। मान लीजिए हम एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं लिथियम, तो इसकी हाफ लाइफ है 24 आवर्स। 24 आवर्स के बाद क्या हुआ? देखिए 50% ड्रग जो है वो इलिमिनेट हो गई और सिर्फ कितनी बची? 50% ऑफ रिमेनिंग ड्रग हमारी बॉडी में बची। अब देखिए, ये तो 1 हाफ लाइफ की बात हुई। 2 हाफ लाइफ के बाद कितना होगा? आफ्टर 48 आवर्स फिर 50 में से 25 इलिमिनेट हो जाएगी और 25 बॉडी में रह जाएगी। फिर ये 3rd हाफ लाइफ आप देख रहे हैं 72 आवर्स के बाद। तो आपसे यहाँ 4 की जगह 2 हाफ लाइफ या 3 हाफ लाइफ भी हो सकता है। तो ये सारी परसेंटेज भी आपको याद रख रही हैं। 3rd हाफ लाइफ के बाद 72 आवर्स के बाद क्या होगा? 12.5% ड्रग जो है वही बॉडी में रहेगी, क्योंकि 12.5% जो है इलिमिनेट हो गई है। एंड फाइनली 4 हाफ लाइफ के बाद 96 आवर्स के बाद क्या होगा? सिर्फ 6.25% ड्रग जो है वो बॉडी में रहेगी। तो इस तरह से हम हाफ लाइफ के जरिए निकाल रहे हैं कितनी परसेंट ऑफ ड्रग हमारी बॉडी में रिमेनिंग रहेगी। आंसर है इसका ऑप्शन ए 6.25%। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा, देखिए, अल्सरेटिव स्टेमेटाइटिस, पल्मोनरी फिब्रोसिस एंड हेपेटोटॉक्सिसिटी एक नोटिसेबल साइड इफेक्ट है इनमें से किस ड्रग के? वेंकोमाइसिन, वेलप्रोइट, मेट्रोनिडाजोल या मीथोट्रिक्सेट। आंसर है इसका ऑप्शन डी। तो मीथोट्रिक्सेट के साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। ये सारे ही क्या होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मीथोट्रिक्सेट क्या होती है। ये कीमोथेरेप्यूटिक एंड इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग के अंदर आती है। बहुत सारे कैंसर जैसे ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, लंग में जो कैंसर हो जाता है, ब्रेस्ट, हेड एंड नेक, इन्हीं सब के कैंसर में इस ड्रग को यूज किया जाता है। बट इसको यूज करने के कारण क्या होते हैं? देखिए, बहुत सारे साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, जैसे अल्सरेटिव स्टमेटाइटिस। इस तरह के अल्सर्स देखे जाते हैं उन पेशेंट्स में जिनको ये दिया जाता है। पल्मोनरी फिब्रोसिस मतलब लंग डिसीज, जिसमें क्या होता है? लंग डैमेज होने लगती है धीरे धीरे, तो इसको कहा जाता है पल्मोनरी फिब्रोसिस। और फिर हम देखेंगे हिपैटोटॉक्सिसिटी, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। इसमें क्या होती है? हमारी जो लिवर होता है उसमें डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है किसी ड्रग के साइड इफेक्ट की वजह से, या इसके जेनेटिक कारण भी होते हैं। तो इन सभी ये साइड इफेक्ट जो है ये देखे जाते हैं मीथोट्रिक्सेट ड्रग को लेने के कारण। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा, देखिए, कंपल्सिव गैम्बलिंग, हाइपर सेक्सुअलिटी एंड ओवर ईटिंग, ये इसमें से कौन सी ड्रग के एक तरह के साइड इफेक्ट होते हैं? कंपल्सिव गैम्बलिंग मतलब बहुत ज़्यादा जुआ खेलने का मन, इस तरह के साइड इफेक्ट देखे जाते हैं इस ड्रग को लेने के बाद। तो ऑप्शन है देखिए सेलेग्लिन, प्रेमीपेक्सोल, रिवास्टिगमेन या मेमेंटाइन। आंसर है इसका ऑप्शन बी। प्रेमीपेक्सोल ड्रग है, इसको लेने के कारण इस तरह के बहुत ही अनयूजुअल से, बहुत ही अजीब से साइड इफेक्ट आप देख रहे हैं, तो इस ड्रग के कारण होती है। ये क्या होती है? देखिए, ये डोपामिन एगोनिस्ट मेडिसिन होती हैं। बेसिकली जो डोपामिन D3 रिसेप्टर होती है उस पे जाके कंबाइन करती है और उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देती है। ये हम कह सकते हैं डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग्स हैं ये। तो इस तरह के साइड इफेक्ट इसी में देखे जाते हैं। बेसिकली क्या होता है? देखिए, पेमीपेक्सोल और एक और होती है रोपिनिरोल, ये दोनों ही ड्रग जो हैं ये इस तरह के साइड इफेक्ट करती हैं। क्यों दी जाती हैं? ये उन लोगों को दी जाती हैं जिनमें पार्किंसंस डिसीज के सिम्टम देखे जाते हैं। पार्किंसंस डिसीज जैसे मोस्टली बच्चों को पता होगा, ऐसी डिसीज होती है जहां मसल मूवमेंट जो है उस पर कंट्रोल नहीं रहता है। मोस्टली ओल्ड लोगों को, बुजुर्ग लोगों को आपने देखा होगा कि हाथ वगैरह उनके शेक करते रहते हैं, तो वो इस डिसीज के कारण होता है, पार्किंसंस डिसीज के कारण होता है। उसमें इस तरह की ड्रग्स दी जाती हैं जिनमें इस तरह के अनयूजुअल साइड इफेक्ट देखे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है इनमें से कौन सा ऐसा एंटीडोट है जो कि दिया जाता है ओपियोइड टॉक्सिसिटी यानी ओपियोइड पॉइजनिंग को रिवर्स करने के लिए, ठीक करने के लिए। ऑप्शन दिए गए देखिए नैलोक्सोन, ऑक्ट्रियोटाइड, एन एसिटाइलसिस्टीन या फ्यूमेजिनिल। आंसर है इसका ऑप्शन ए, नैलोक्सोन दिया जाता है ओपियोइड पॉइजनिंग यानी ओपियोइड टॉक्सिसिटी को रिवर्स करने के लिए। ओपियोइड एंटागोनिस्ट है क्योंकि नैलोक्सोन, अगर जिनको क्लासिफिकेशन पता होगी तो ये इस तरह के जो ओपियोइड पॉइजनिंग हो जाती है, आपको पता होगा ओपियोइड एनाल्जेसिक्स वगैरह दिए जाते हैं दर्द को कम करने के लिए, तो कभी कभार उसकी ओवरडोज हो जाती है जब, तो उसकी पॉइजनिंग फेस करनी पड़ती है पर्सन को, तो उसका इफेक्ट जो है रिवर्स करने के लिए नैलोक्सोन दिया जाता है एज एन एंटीडोट। क्या सिम्टम्स होते हैं ओपियोइड टॉक्सिसिटी के? तो पर्सन को कंफ्यूजन रहने लगती है, रेस्पिरेशन यानी उसकी सांस लेने में उसको दिक्कत होने लगती है, नोजिया, वॉमिटिंग, चक्कर आना, उल्टी आना, इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं, तो उसी को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है नैलोक्सोन। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा, देखिए इनमें से कौन सा ऐसा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है जो कि कॉक्स-1 रिसेप्टर को इनहिबिट करता है। इस तरह से देखिए घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आसानी होगी इसको आंसर देने में। ऑप्शन दिए गए देखिए फ्लोरबिप्रोफेन, निमेसुलिड, डिक्लोफिनेक या सिलिकॉक्सिब। आंसर है इसका ऑप्शन ए, फ्लोरबिप्रोफेन है देखिए कॉक्स-1 रिसेप्टर इनहिबिटरी एक्शन इनहिबिट करता है, कॉक्स-1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। ग्रेटेस्ट एफिनिटी, अभी हम आपको देखिए क्लासिफिकेशन से इसको अच्छे से समझाते हैं। अगर ये आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग की क्लासिफिकेशन देखें तो ये होते हैं देखिए कॉक्स-1 इनहिबिटर, यहाँ कॉक्स-2 इनहिबिटर होते हैं। फ्लोरबिप्रोफेन जब हम देखेंगे तो यहाँ पर आता है देखिए फ्लोरबिप्रोफेन प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव की कैटेगरी में आता है, तो ये कॉक्स-1 इनहिबिटर एक्शन है इसका। ऑप्शन में जो हमारे डिक्लोफिनेक दिया गया था वो किस में है, देखिए वो यहाँ पर आ रहा है हमारा कॉक्स-2 इनहिबिटर्स में, एंड ऑप्शन में ही हमारा दिया गया था क्या, देखिए सेलेकॉक्सिब, वो कॉक्स-2 इनहिबिटर सिलेक्टिव में आ रहा है। तो इस तरह से अगर आपको क्लासिफिकेशन पता होगी ड्रग्स की, ये क्लासिफिकेशन पता होगी किसी एक कैटेगरी की, तो आप आसानी होगी आपको इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने में। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप और अच्छे से इस क्लासिफिकेशन के नोट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा, देखिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जो कि एंटी पैरेटिक ड्रग की तरह दी जाती हैं, फीवर को कम करने के काम में आती हैं, तो वो इनहिबिट करती हैं इनमें से कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज को हाइपोथैलेमस से। ऑप्शन में दिए गए देखिए अलग अलग प्रोस्टाग्लैंडिन I2, E2, D2 या F2। आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 के रिलीज को इनहिबिट करती हैं हाइपोथैलेमस से। यहाँ पर हम देखिए पिक्चर के फॉर्म में समझेंगे, ये हमारे ब्रेन में यहाँ प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस जो होता है क्या करता है, देखिए रिलीज करता है प्रोस्टाग्लैंडिन E2, और इसी प्रोस्टाग्लैंडिन E2 के रिलीज की वजह से ही क्या होता है, हमें फीवर हो जाता है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है। जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जैसे पैरासीटामोल वगैरह, तो वो क्या करती हैं, वो इसके रिलीज को, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 के रिलीज को ही इनहिबिट कर देती हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि फीवर में आराम मिलने लगता है, बॉडी टेम्परेचर जो है थोड़ा सा कम होने लगता है। तो ये एक तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपसे पूछा था ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग यानी एंटी पैरेटिक ड्रग्स का। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आपको ट्रू या फॉल्स में आंसर देना है। पूछा है आपसे क्वेश्चन कि बीटा ब्लॉकर डिक्रीज कर देती हैं ट्राइग्लिसराइड का लेवल एंड इंक्रीज कर देती हैं HDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, फॉल्स। इसका उल्टा होता है, कैसे होता है वो अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले बीटा ब्लॉकर्स क्या होती हैं, ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिनको ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दिया जाता है, हाई BP के ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। बीटा ब्लॉकर का अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हार्मोन एपिनेफ्रिन यानी जिसको हम एड्रेनालिन भी कहते हैं, उसके इफेक्ट को ब्लॉक करती है और बीपी में थोड़ा सा आराम मिलता है इन ड्रग्स को खाने की वजह से। एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही कॉमन ड्रग्स हैं, एटिनोलॉल, बिसोप्रोलॉल, कार्बाडिलोल, मेटोप्रोलॉल, नेबिविलोल एंड प्रोप्रेनोलॉल, ये सारे एग्जाम्पल हैं बीटा ब्लॉकर के। बट क्या होता है देखिए, अगर बहुत पर्सन जो है वो बहुत लंबे समय से अगर बीटा ब्लॉकर्स जैसी ड्रग ले रहा है तो उसका क्या होता है, उसके ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है उसकी बॉडी में बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और HDL के लेवल को वो कम कर देता है। इसी कारण ये एक तरह का साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि HDL जो है देखिए गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारे जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है उसको कलेक्ट करता है, लीवर में पहुंचाता है और लीवर से हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को फ्लश आउट करता है। बट क्या होता है, इसका लेवल अगर कम हो जाएगा तो पर्सन को मोटापे जैसी प्रॉब्लम जो है देखनी पड़ती है, वजन बढ़ने लगता है, फैट जो है उसके शरीर में बढ़ने लगता है अगर बहुत लंबे समय तक बीटा ब्लॉकर का कंजप्शन करता रहे पर्सन। तो आंसर था इसका ऑप्शन डी, फॉल्स।
क्वेश्चन पूछा है आपसे, देखिए पेरियोसाइड जो कि एक तरह का कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, तो वो इनमें से एक तरह के प्लांट से उसको एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। आपको उस प्लांट का नाम बताना है। ऑप्शन है देखिए थिवेटिया, लिक्वोरिस, जिनसेंग या डायस्कोरिया। आंसर है इसका ऑप्शन ए, थिवेटिया जैसे नामक प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है पेरियोसाइड को। ये इस तरह के आपने देखे भी होंगे, बहुत सारे बच्चों ने, इस तरह के प्लांट होते हैं, उनमें इस तरह के फूल लगते हैं। ये एक तरह का क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। और कौन सा प्लांट है, देखिए थिवेटिया पेरुवियाना इसका पूरा नाम है, साइंटिफिक नाम है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, देखिए ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि हार्ट फेलियर और जो इरेगुलर हार्ट बीट होती है, दिल की धड़कनों में जब ज़्यादा या कम होने लगती हैं, तो इस तरह की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये दिया जाता है पेरियोसाइड। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे देखिए ट्रू और फॉल्स में फिर से आपको इसका आंसर देना है। पूछा है आपसे, हाफ लाइफ जो होती है हाइड्रोफिलिक बीटा ब्लॉकर्स की, वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोफोबिक बीटा ब्लॉकर्स के कंपैरिजन में। तो देखिए ऑप्शन आंसर है इसका ऑप्शन बी ट्रू। एक्सप्लेनेशन अच्छे से आप समझेंगे क्या होती है। देखिए हाफ लाइफ हमने आपको बताया था ऐसा टाइम पीरियड होता है जब बॉडी में ड्रग जो है वो हाफ हो गई है। अगर हाइड्रोफिलिक बीटा ब्लॉकर्स की हम बात करें, एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं यहाँ पर, नेडोलॉल, सोटालॉल एंड पिंडोलॉल। ये क्या होते हैं, देखिए इनका अब्जॉर्प्शन ही नहीं होता है अच्छे से। जो भी फिलिक वाले पार्ट होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक, अगर हमने अपना चैनल पे अपना चैप्टर अपलोड किया है था फार्माकोकाइनेटिक, उसमें आप देख सकते हैं जितनी भी हाइड्रोफोबिक ड्रग्स होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन और उनका अच्छे से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ही अच्छे से होता है। जब ड्रग अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है और मेटाबोलाइज हो गई है तो उतनी ही जल्दी वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी हो जाएगी। इसी वजह से हाइड्रोफोबिक ड्रग जो है ये क्या है, ये कम देर के लिए हमारी बॉडी में रहती है। अगर उल्टा हम बात करें हाइड्रोफिलिक ड्रग्स की, तो ये हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक रहती है, मतलब इनकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी में रहती है। इसी वजह से क्या है, देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि हाइड्रोफिलिक का जो हाफ लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोफोबिक, क्योंकि हाइड्रोफोबिक तो पहले ही एब्जॉर्ब हो चुकी है, मेटाबोलाइज हो चुकी है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट भी हो चुकी है। बट हाइड्रोफिलिक काफ़ी लंबे समय तक बॉडी में रहती है, तो इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए आपसे मेटाबोलाइट पूछा है प्रोंटोसिल का, और इस मेटाबोलाइट के कारण ही प्रोंटोसिल की एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। अलग अलग ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए आंसर है इसका ऑप्शन डी, सल्फानिलामाइड होता है प्रोंटोसिल का मेटाबोलाइट। ये प्रोंटोसिल का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जब ये मेटाबोलाइज होता है तो बनता है सल्फानिलामाइड, और इसकी वजह से इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी देखी जाती है। ये जो देखिए प्रोंटोसिल है ये 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए, इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के लिए। बट नाउ अ डेज बहुत सारे और भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, तो इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस कवर करेंगे पूरी ही एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर, इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। कोई भी सवाल है आपका मन में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं।